चलिए दोस्तों, हम बजट 2024-25 के बारे में देखते हैं। बजट 2024-25 केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया है। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान रखा गया है, जो है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। बजट का जो थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग है। बजट वित्त वर्ष 24-25 के लिए जीडीपी 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 23-24 से 10.5% अधिक है। कुल 48.21 लाख करोड़ 48,20,512 करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़ हैं। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16,91,312 करोड़ हैं। कुल खर्च होने का अनुमान जो है 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व जो खर्च है 37,09,401 करोड़ है। अब पूंजीगत खर्च है 11,11,111 करोड़ है। अब फिर देखते हैं विभिन्न घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 5.6%, जो कुल है 16,53,670 करोड़। 2024-25 का में जीडीपी का 4.9% अनुमान है। कुल जो है 16,13,312 करोड़ है। राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 2.6% है। कुल 7,65,624 करोड़ है। और 24-25 में जीडीपी का 1.8% है, जो कुल 5,80,201 करोड़ है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.6%, कुल जो है 4,61,837 करोड़ है। जीडीपी का 0.6% है, तो 1,89,423 करोड़ है। प्रभावी राजस्व घाटा 24-25 के बजट अनुमान में। प्राथमिक घाटा देखते हैं 23-24 में जीडीपी का 2% है, जो कुल है 5,89,799 करोड़ है। 24-25 के बजट अनुमान में जीडीपी का प्राथमिक घाटा जो है 1.4% है, कुल जो है 4,50,372 करोड़ रुपए है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है 2025-26 तक। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16,13,312 करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 पर शीर्ष 4 मद जहां पर खर्च किया जाएगा। रुपए कहां से आता है, रुपए कहां जाता है, तो उधार और अन्य देयताएं से 27% पैसा आता है। आयकर से 19% आता है। माल और सेवा कर जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%। तो रुपए कहाँ से आता है? सबसे अधिक उधार और अन्य देयताएं से 27%। लेकिन रुपए कहाँ जाता है सबसे अधिक? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो 21% है। ब्याज अदायगी में 19% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, जो 16% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% पैसा जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% जाता है। आगे देखते हैं बजट भाषण खंड ए के बारे में है। बजट भाषण खंड ए के बारे में इसमें देखते हैं। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। 9 प्राथमिकताओं के बारे में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन से हैं?
रोजगार और कौशल है, शहरी विकास है, नवाचार अनुसंधान और विकास है, अवसंरचना है, विनिर्माण और सेवाएं हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन है, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय है, ऊर्जा संरक्षण है, नई पीढ़ी के में सुधार है। अब इसका पहला देखते हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादक और लचीलापन या अनुकूलनीयता के बारे में। पहला इसका प्राथमिकता है, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्रमाण पत्र ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। डीपीआई को लागू किया जाएगा। डीपीआई का उपयोग डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के ज़मीन के ब्यौरों का रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन सामर्थ्य आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 राज्यों में जन सामर्थ्य आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। अब प्राथमिकता सेकंड पॉइंट है 2, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए क्या बात हुई है। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। कौन कौन सी योजनाएं हैं? योजना का में है, पहली बार रोजगार पाने वाले के बारे में है। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। योजना खा में है, विनिर्माण में रोजगार सृजन है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्किल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। अगला पॉइंट है, योजना ग में नियोक्ताओं को मदद। सरकार नियोक्ताओं को उसके ईएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हों और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, ये बात की गई है। और फिर कौशल विकास है। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख किसानों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में
1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण के लिए वित्तीय सहायता। यह ऋण राशि के 3% वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अगला पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है प्राथमिकता 3, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, इसमें है मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिसमें है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण होगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपौंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में उर्वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक संरचनाओं के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत जनजाति बाहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजाति लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब पॉइंट 4 है विनिर्माण एवं सेवाएं हैं। विनिर्माण क्षेत्र में MSME की ये ऋण गारंटी योजना है। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए MSME को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दिया जाएगा। MSME को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन है, जैसे मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। फिर अगला पॉइंट है खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफार्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। MSME क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। MSME तथा पारंपरिक
कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज मिशन है जो घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अब फिर अगला पॉइंट है प्राथमिकता 5 शहरी विकास के लिए बजट में क्या प्रावधान है, इसमें देखते हैं। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुख विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास ज़रूरतों को समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक नई योजना की परिकल्पना की जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं का बढ़ावा दिया जाएगा। फिर अगली प्राथमिकता 6 है जिसमें ऊर्जा संरक्षण की बात की गई है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति बनाई जाएगी। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना करेगी। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों की अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित होगा। हार्ड टू एबिट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। हार्ड टू एबिट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। इन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति में इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए एक उपमुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। प्राथमिकता 7 जो है अवसंरचना है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए जीडीपी का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी
मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। पर्यटन के क्षेत्र में विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर में 20वें तीर्थकार मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक शिल्प तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। अब प्राथमिकता 8 है, जिसमें नवाचार, अनुसंधान और विकास की बातें की गई हैं। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। फिर लास्ट है प्राथमिकता 9 है, तो नई या अगली पीढ़ी में सुधार के लिए है। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना होगा। संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण होगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र या उप प्रभावों का सर्वेक्षण होगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना होगा। शहरी भूमि संबंधी जो कार्य किए जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। अब देखते हैं बजट भाषण खंड B के बारे में। इसमें अप्रत्यक्ष कर है। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। जैसे औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण के लिए कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, ट्रेस्टुजुमाब, डिरोक्सिटिकेन, ओसिम्ट्रिनिब और डुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और असंबंधित पुर्जे जैसे हैं मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज 25 या 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। कीमती धातु जैसे सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। अन्य धातु जैसे हैं लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल की बात करें, अमोनियम नाइट्रेट तथा मूलभूत सीमा शुल्कों को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। प्लास्टिक में PVC फ्लैक्स बैंडरों
पर मूलभूत सीमा शुल्कों को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। दूरसंचार उपकरण विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधा जैसे है घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है। सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। समुद्री उत्पाद में कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट वार्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। प्रत्यक्ष कर की बात करें, आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। TDS का सरलीकरण है। विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS दर किया जाएगा। विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% TDS दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या UTI द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। TDS के भुगतान में विलंब को TDS के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव किया गया है। पुनः निर्धारण का सरलीकरण जो है, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए समय से अधिक समय तक रखी हुई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। मुकदमेबाजी और अपील के बारे में, अपील से लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को कम से कम 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार और निवेश है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया है। कर आधार का विस्तार जो है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% से 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। 2% से इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया जाएगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे NPS में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन में 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है।
20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने और गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर में बदलाव किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना है। 0 से 3 लाख रुपए के बीच में कोई शुल्क नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए के बीच में 5% शुल्क टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए के बीच में 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए के बीच में 15%, 12 से 15 लाख रुपए के बीच में 20%, 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% का टैक्स लगेगा। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। अब देखते हैं बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4 हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़ रुपए है। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए है। जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपए है। जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ रुपए है। 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय जो है, रक्षा मंत्रालय को 4,54,773 करोड़ रुपए, 4,54,773 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़। शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़, 1,25,638 करोड़ शिक्षा के लिए दिया गया है। ये है बजट का पूरा सार जो 2024-25 में दिया गया है। थैंक यू सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए।